नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के अहमदाबाद में लेकर आ गया हूं, जहां पर आज हम देखने वाले हैं 15वीं शताब्दी के समय में बना हुआ राजा रानी का वो खूबसूरत महल। तो दोस्तों यहां की हम शुरुआत करते हैं सामने की तरफ हाथी द्वार से। जब कभी भी यहां के जो गुजरात सल्तनत के शासक थे आते थे अपने हाथी और घोड़े लेकर, तो उनके जो हाथी घोड़े थे वो इसी रास्ते से अंदर की तरफ जाया करते थे। और बाहर की तरफ से हमें इस राजा रानी महल के इस वाले हिस्से को देखने का मौका मिल रहा है, जहां पर काफ़ी सारे आज सिर्फ पिलर ही हम देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये जो पूरा राजा रानी का महल है, इस महल की बाहर वाले हिस्से को यहाँ पर आप रिपेयर किया हुआ देख सकते हैं। इस दीवार को बाद में बनाया गया है। 15वीं शताब्दी के समय में बना हुआ अहमदाबाद का राजा का पैलेस। और दोस्तों ये जो पैलेस है ये लंबे लंबे दालानों के साथ में बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर बनाए गए हैं। ऊपर की जो सेकंड बिल्डिंग है वो आज के वक्त में टूट चुकी है और सिर्फ इतना ही भाग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे जाता हुआ एक रास्ता। लोगों के अनुसार तो ये एक सुरंग है, लेकिन हकीकत में जो इस पूरी इमारत का निचले वाला भाग था जहाँ पर कमरे हुआ करते थे, उस तरफ जाने के लिए इस प्रकार का मार्ग बना हुआ था। और इसी मार्ग से यहाँ के राजा रानी गर्मियों के वक्त में जब यहाँ पर ठहरने के लिए आते थे, तो पीछे की तरफ बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसको हम अहमद शाह तालाब के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जाने का रास्ता ये हुआ करता था। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो राजा थे उनके लिए एक पर्सनल यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बनाई गई थी। यही वाला जो हिस्सा है वो नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल में आता होगा। तो आप देख सकते हैं इस दीवार के इस वाले हिस्से का फेस उसी तरफ किया गया है जहाँ पर अक्सर नमाज पढ़ते समय मुँह को किया जाता है। सो दोस्तों इस पूरे हिस्से के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इसी प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल जब आपने गुजरात पाटन में रानी की वाव को देखा होगा, तो वहाँ के जो सोलंकी शासक थे उन्होंने जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया, उसी तरह के पत्थरों के इस्तेमाल से यहाँ के राजा रानी के पैलेस ये बने हुए हैं। सामने वाले हिस्से को यदि आप देखते हैं तो इसका देखो काफ़ी ज़्यादा जो भाग है वो टूट चुका है। 1391 जिस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक राजपूत मुस्लिम जफ़र खान मुजफ्फर को उन्होंने गुजरात का राज्यपाल बना दिया था। लेकिन 1397 तैमूर लंग ने जब दिल्ली सल्तनत पे हमला किया ना, तो दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। और उसी समय जो मुजफ्फर शाह प्रथम थे ना, उन्होंने सोचा कि गुजरात के इस वाले हिस्से को क्यों ना अपनी स्वतंत्र रियासत बनाया जाए, स्वतंत्र सल्तनत यहाँ से शुरू की जाए। तो ऐसा हमें इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त के बाद से उन्होंने मुजफ्फरीद राजवंश की शुरुआत कर दी थी और इस वाले हिस्से पर गुजरात को स्वतंत्र अपनी सल्तनत घोषित करके यहाँ पर वो शासन करने लगे। और दोस्तों फाइनली 4 मार्च 1411 के समय में मुजफ्फरीद वंश के एक बहुत जाने माने व्यक्ति जिन्होंने अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, जिनका नाम था अहमद शाह प्रथम, और उन्हीं के शासन के बाद से अहमदाबाद और भी ज़्यादा फलने फूलने लगा। उन्होंने यहाँ पर कुछ इमारतें जो बनी हुई थी उनमें नया काम करवाया। और ऐसा बताते हैं कि अहमदाबाद के इस वाले हिस्से को ज़्यादा पहचान मिलती है उनके पोते के वक्त में, जिनका नाम था महमूद बेगड़ा। हम यहाँ पर इस महल में ये देख पा रहे हैं कि राजा का जो महल है इसकी बनावट में सिर्फ और सिर्फ आज के वक्त में हमें बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी छत पे आप देख सकते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा बताते हैं दोस्तों यहाँ पर उनका प्रॉपर रहने का निवास स्थान नहीं हुआ करता था। सिर्फ गर्मियों के वक्त में यहाँ पर शाही परिवार के लोग आते थे और वो ज़्यादातर यहाँ पे ठंडी हवा का जो आनंद है वो लेने के लिए आते थे। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको सामने की तरफ अहमद शाह प्रथम नाम का जो तालाब है, इस तालाब का निर्माण इन्हीं के पोते महमूद बेगड़ा ने करवाया था और उन्होंने इस स्थान का नाम है दादा के नाम पे रखा। 3 तरफ से यहाँ पर इस तालाब में उतरने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सामने की तरफ देख सकते हैं आप, और सेम एज नीचे की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे भी आपको बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ देखने को मिल जाने वाली हैं। आपको 3 छोटी छोटी जो नालियाँ दिखाई दे रही है दोस्तों,
इसको हम स्लुइस गेट बोलते हैं। और स्लुइस गेट क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है। इस तालाब में पानी भरता है और ये तालाब में पानी कहाँ से आता है, पीछे की तरफ आपको मकबरा झील देखने का मौका मिलेगा। उस मकबरा झील में जब ज़्यादा पानी हो जाता है ना दोस्तों, तो वो सारा पानी इसके अंदर आ जाता है। और मकबरा झील में पानी कहाँ से आता है दोस्तों, सिंगरवा तालाब से पानी आता है। तो सिंगरवा तालाब, फिर आता है आपका मकबरा तालाब में, झील में, फिर आता है दोस्तों आपका अहमद शाह की झील में। अब इसके बाद में हम नीचे की तरफ देखेंगे भाई, तो एक वक्त पहले है ना, ये नीचे जाने का एक मेन रास्ता होता था जिससे कि आप झील को कनेक्ट करते थे। और ये वो जो रास्ता था जहाँ से हाथी आते थे, उनके घोड़े आते थे, तो वो इस रास्ते से आकर पानी वानी पीने के लिए इस वाले हिस्से का इस्तेमाल किया करते थे। और इस प्रकार के बैठने के यहाँ पर हिस्से बनाए गए हैं। आप जैसे जैसे इन पॉइंट्स को देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बैठने का हिस्सा बना हुआ है। तो आज के वक्त में कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। अब हम देखने वाले हैं 15वीं शताब्दी के समय में गुजरात के शासकों की जो रानियां होती थी उस महल को। और दोस्तों आज के वक्त में जो रानी का महल है वो बाहर की तरफ से यहाँ का जो ढांचा है वो देखने में बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ा हमें दिखाई मालूम पड़ता है। दो तरफ आपको द्वार जैसी शेप के बाहर की तरफ उभरे हुए छज्जे जैसे दिखाई देंगे और काफ़ी सारे पिलर के ऊपर यहाँ की जो पूरी इमारत है वो खड़ी हुई है। और ऐसा बताते कि पहले के वक्त में जनाना और मर्दाना के जो महल होते थे दोनों वो अलग अलग बने रहते थे, इसीलिए रानी के इस महल को दूसरी तरफ बनाया गया है। और आज आप इसके जिस भी भाग को देखेंगे ना, वहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम और जैन जो शैली होती है ना, उसको देखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तालाब से ऊपर जाने के लिए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और आज के वक्त में ये जो महल है रानियों का वो ज़्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके लंबे लंबे दालान और पिलर ही देखने को बचे हुए हैं। कुछ एक विशेष यहाँ पर कमरे ज़रूर थे, लेकिन उन कमरों को बंद कर दिया गया है, जो ऐसा बताते हैं कि इंटरकनेक्ट हुआ करते थे राजा रानी के महल में जाने के लिए। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि लाइट येलो स्टोन के उन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर भरपूर मात्रा में किया गया है। और आप देखेंगे दोस्तों, यदि इस वाले हिस्से में आकर तो यहाँ की उस खूबसूरती को इमेजिन कर सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के समय में जब इस पूरे महल को बनवाना शुरू किया गया होगा तो राजाओं की जो सोचने की दिशा होगी या फिर उनके शासनकाल की समृद्धि होगी, उस नज़ारे को आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ कदमों के साथ में हम ऊपर वाले भाग की तरफ पहुँचते हैं और यहाँ पर उस दूसरी मंजिल बनी हुई खंडित इमारतों को थोड़ा सा नज़र में डालते हैं। देखेंगे यहाँ पे भी लंबा सा एक दालान बना हुआ है आज के वक्त में, और बाकी जो छत वाला इसका हिस्सा है ना वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे खंडित हो चुका है, देखने को मिलता भी नहीं है। ऐसा पता लगता है कि इस वाले हिस्से में भी छोटी बड़ी इमारतें ज़रूर रही होंगी, लेकिन आज के वक्त में वो इमारतें अपनी जो पहचान है वो बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हैं। पीछे की तरफ जो आप इतना बड़ा एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दफन किए गए हैं अकबर की सेना के अंदर मुख्य अधिकारियों को, क्योंकि 1573 का वो वक्त था जब अकबर अपने लाओ लश्कर के साथ में गुजरात अभियान पे निकला था और उसने सोचा था कि मैं गुजरात के शासकों को हराऊंगा और यहाँ पर इस हिस्से को अपने अधीन में कर लूँगा। तो उनके साथ आए थे बहुत सारे, उनके सेनापति आए थे, मुख्य कवि लोग आए थे और बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे। और ऐसा बताते हैं कि उस युद्ध के बाद में या फिर उसके बाद वाले समय में जब वो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे थे ना, तो उनकी मृत्यु के उपरांत उन लोगों को यहीं पर दफन कर दिया गया था। तो आप इस प्रकार के काफ़ी सारे फैले हुए हिस्सों को देखेंगे जहाँ पर आपको अलग अलग हिस्सों के अंदर इस प्रकार की कब्रें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ये कोई ना कोई बड़े पद पे रहे होंगे, इनका नाम ज्ञात नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर इतनी बड़ी जो इमारत है वो बनाई गई है। जो नॉर्मल सेना हुआ करती थी उनमें से अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी
तो उनको नॉर्मली दफन कर देते थे। लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि ये उस समय के किसी न किसी उच्च पद पर ज़रूर स्थित रहे होंगे। बाहर वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि कुछ कब्रें आपको यहाँ पर देखनी पड़ रही हैं। और अकबर ने जब 1573 में गुजरात अभियान किया और इस वाले हिस्से को अपने अधीन लिया था दोस्तों, तो उस वक्त गुजरात सल्तनत का जो 162 वर्ष पुराना इतिहास था उसको एकदम से बदल के रख दिया था। और यहाँ के जो स्वतंत्र शासक थे वो अब मुगल सेना के अधीन आ चुके थे, क्योंकि यहाँ की शुरुआत हुई थी 1411 मार्च के महीने में अहमद शाह प्रथम के द्वारा। और उसके बाद से यहाँ पर जब अहमदाबाद बसा और अलग अलग गुजरात के शासक गद्दी पर बैठने लगे, तो दोस्तों उसके अंतराल में 162 वर्षों तक उन्होंने इस स्थान को अपनी स्वतंत्र राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में ये सब मुगल सल्तनत के अधीन आकर काम कर रहे थे। और ये वाला पोर्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप रानी महल के ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे। कुछ पुरानी प्राचीर दीवारें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो तो टूट चुका है, लेकिन कुछ एक यहाँ पर हल्की बहुत बची हुई हैं। और यहाँ पर भी कुछ आप इमारतें देख सकते हैं दोस्तों, जो कब्र हैं लोगों की यहाँ पर बनी हुई है। जो अहमदाबाद है दोस्तों, इसके पुराने नामों में से एक विख्यात नाम था कर्णावती, और उससे पहले इस स्थान का नाम हुआ करता था अशवल, क्योंकि यहाँ पर भील जाति के आशापाल या फिर अशपल नाम के सरदार थे, वो यहाँ रहते थे। तो फिर बाद में पाटन नाम का जो स्थान है पास में ही पड़ता है, जिसका पुराना नाम अणहिलवाड़ हुआ करता था, वहाँ के शासकों ने भील जाति के सरदार पे हमला किया जिनका नाम था अशपल, और उनको हराया। और हराने वाले जो व्यक्ति थे पाटन के, उन राजा का नाम था कर्णदेव प्रथम, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे कर्णावती नाम का शहर बसाया। और उसके बाद में यहाँ पे बघेल राजाओं का भी शासन रहा। बाद में इस स्थान के ऊपर खिलजी ने भी अपना शासन किया 1297-98 के समय में। फिर उसके बाद वाले अंतराल में यहाँ पर जो आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पे ज़फ़र खान मोहम्मद शाह प्रथम को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। और 1397 में जब दिल्ली के ऊपर तैमूरलंग ने हमला किया, तो ये वो वाला वक्त था दोस्तों जिस समय आसपास की छोटी बड़ी रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की ठान ली थी, जिसमें से जो यहाँ के शासक थे ज़फ़र खान मोहम्मद प्रथम, उन्होंने भी इस स्थान को अपने एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यहाँ का रियासत में शामिल किया था। और उसके बाद से मार्च 1411 के वक्त में जो अहमद शाह प्रथम थे, उन्होंने इसको राजधानी बनाया और पुरानी राजधानी पाटन को छोड़कर यहीं पर अपना पूरा शहर वगैरह स्थापित किया। तो दोस्तों, इन इतिहास की बातों को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या कुछ देखने को हमें मिलने वाला है।